हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ शुरू करने वाले हैं। हम लोग पिछला चैप्टर पढ़ रहा था, जो ये कंटिन्यू चैप्टर जो पढ़ रहा था, चैप्टर नंबर पढ़ रहा था मानव जनन स्वास्थ्य, है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रहा था, जिसका मैंने पहला इंट्रोडक्शन वीडियो इसके पिछले लेक्चर में डाला था। और आज हम लोग जो है ना लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गर्भ निरोध। अच्छा, याद है कि पिछला टॉपिक हमने जनसंख्या नियंत्रण पे छोड़ा था, है ना। तो उसमें उपाय बताया था आपको, एक इम्पोर्टेंट सबसे क्या बताया था, गर्भ निरोध, है ना। तो गर्भ निरोध को आज हम लोग पूरा ना एक्सप्लेन करने वाले हैं। ताइए हम लोग शुरू करते हैं, हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग आज हम लोग लगाते हैं गर्भ निरोध, है ना। गर्भ निरोधक उपाय लगाते हैं। हेडिंग हो गया गर्भ निरोधक उपाय, है ना। इंग्लिश में इसको क्या देंगे हम लोग, इंग्लिश में इसे हम लोग क्या देंगे, कंट्रासेप्टिव, कंट्रासेप्टिव, कंट्रासेप्टिव डिवाइस क्या देंगे, ठीक है। कंट्रासेप्टिव डिवाइस, डिवाइस, कंट्रासेप्टिव डिवाइस क्या देंगे, सही है। चलो आ जाओ, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले आ जाओ कि गर्भ निरोध किसे कहते हैं, ये बता दो सर कि गर्भ निरोध क्या होता है। फिर तो उपाय बताना ही है, तो गर्भ निरोध किसे कहते हैं, तो सुन लो गर्भ निरोध किसे कहते हैं, यानी कि हम लोग कह देंगे कंट्रासेप्टिव, कंट्रासेप्टिव। तो सुन लो इसकी डिफिनेशन सुन लो, इसको हम बोलेंगे, है ना, बोलेंगे वह उपाय या वह उपाय जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा गर्भ को धारण करने से रोका जाए, ठीक है। तो लिख देते हैं जिसके द्वारा गर्भ को धारण करने से क्या किया जाए, धारण करने से रोका जाए, ठीक है। एक तरह का क्या हो गया, उपाय हो गया, जिसके द्वारा क्या करना है भाई, गर्भ धारण होने से पहले किसी भी विधि लगा दो, चाहे नेचुरल हो या फिर कृत्रिम विधि, है ना, गर्भ को हमें धारण करने देना है ही नहीं। ये बताओ सर, अब ये तो हो गया गर्भ निरोध, अब कौन कौन सा उपाय है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक और बात करते हैं, सर गर्भ निरोधक जो उपाय आप बताने वाले वो कैसा होना चाहिए, है ना। तो पहले गर्भ निरोधक के बारे में 2-4 पॉइंट लिखते हैं कि कैसा होना चाहिए। तो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ, है ना। इसमें लिखना है गर्भ निरोधक कैसा होना चाहिए। हम लिखेंगे, है ना, हम लिखेंगे गर्भ निरोधक के गुण लिखेंगे। गर्भ निरोधक के क्या लिखना है, गुण लिखना है। सर कैसा होना चाहिए, तो हम बोलेंगे, है ना, हम बोलेंगे कि आसानी से उपलब्ध हो, इजली मार्केट में मिल जाना चाहिए। हम लिखेंगे आसानी से बाजारों में क्या होना चाहिए, बाजारों में उपलब्ध होनी चाहिए, आसानी से बाजारों में क्या होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए सर, अगर मार्केट में मिल रहा है तो और क्या होना चाहिए, तो हम बोलेंगे अगर मार्केट में मिल रहा है ना तो सस्ता भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए सर, तो और क्या होना चाहिए, है ना, और क्या होना चाहिए, तो और होना चाहिए कि आसानी से इस्तेमाल हो जाना चाहिए। आसानी से क्या होना चाहिए, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आसानी से इस्तेमाल लायक होना चाहिए, ठीक है, लायक होना चाहिए। सर ये सब तो होना चाहिए, और क्या होगा, तो हम बोलेंगे और बोलेंगे, ठीक है। और हम ये बोलेंगे आसानी से बाजार उपलब्ध हो गया, सस्ता भी होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध लायक होना चाहिए, और इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं होने चाहिए। हम लिखेंगे कम से कम, है ना, कम से कम क्या होना चाहिए, दुष्प्रभाव होना
चाहिए। भाई दुष्प्रभाव होगा तो कोई इस्तेमाल करना चाहेगा, नहीं करना चाहिएगा। तो यहाँ पे हो गया कम से कम दुष्प्रभाव होना चाहिए, मिनिमम हो जाए बहुत बढ़िया है, होना चाहिए, ज़्यादा शरीर पे दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और तीसरा क्या है, तो मैथुन क्रिया के वक्त अगर कोई दंपति मैथुन क्रिया के वक्त, ठीक है, मैथुन क्रिया के वक्त या मैथुन क्रिया के वक्त कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बातें आप लोग याद रखना, ठीक है। अगर गुण पूछा जाएगा गर्भनिरोधक के गुण, तो ये सारी बातें आप लोग क्या करोगे, लिख देना, ठीक है। अब आ जाओ कि कौन कौन से इतने सारे गर्भनिरोध के गुण पढ़ लिए, सर किस किस में ऐसा होता है, तो हम लोग अब पढ़ने वाले प्रकार, ठीक है। गर्भनिरोधक के क्या पढ़ने वाले, प्रकार पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज अब गर्भनिरोधक के प्रकार पढ़ते हैं। चलो अब हेडिंग लगाते हैं, गर्भ निरोधक के प्रकार। गर्भ निरोधक के प्रकार, ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ कंट्रासेप्टिव, ठीक है। अगर मोस्टली देखा जाए, ये कॉमनली देखा जाए, तो इसके कुछ 5-6 टाइप हैं, तो हम लोग 5-6 टाइप लिखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे निम्न प्रकार हैं, तो हम लिखेंगे, हेडिंग लिख लेंगे निम्न प्रकार हैं, निम्न प्रकार हैं। निम्न प्रकार में भाई कौन कौन सा है, तो हम लोग पहला जो लिख देंगे, पहला लिखेंगे प्राकृतिक, पहला जो लिखेंगे कौन से लिखेंगे, प्राकृतिक, या फिर इसी को हम बोलेंगे, ठीक है, प्राकृतिक, या फिर हो गया इसी को कह देंगे नेचुरल, प्राकृतिक विधि हो गया, पहला हो गया प्राकृतिक विधि, यानी कि नेचुरल मेथड, नेचुरल प्राकृतिक मेथड या नेचुरल मेथड। इसी को एक और नाम कहते हैं हम, इसी को एक दूसरा नाम होता है परंपरागत। कौन सा नाम होता है, परंपरागत, या इसी को हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड हो गया। ये तो पहला हो गया। दूसरा आ जाओ, दूसरी की अगर बात करें, तो हम बोलेंगे रोध, है ना, रोध विधि, या फिर इसी को कहते हैं बैरियर मेथड। क्या कहते हैं, बैरियर मेथड कहते हैं, बैरियर मेथड बोलेंगे। चलो अगर तीसरी की बात करें, है ना, तीसरी की बात कर ले, तो हम बोलेंगे आयु, या फिर बोलेंगे ओरल कंट्रासेप्टिव। तो पहले आईयूडी पढ़ लो, आयुसीडी, है ना। हम बोलेंगे अंतः गर्भाशय युक्ति, अंतः गर्भाशयी युक्ति, यानी कि इंट्रा कंट्रासेप्टिव, है ना, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इसको पूरा फुल फॉर्म इंग्लिश में बोलेंगे इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है। चलो ठीक है, अंतः गर्भाशय युक्ति। अब आ जाओ सर चौथा बताओ कौन सा होगा, तो चौथा लिखते हैं। चौथा हम क्या देंगे, मुंह के द्वारा खाई जाने वाली गोली, ठीक है, गोली, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं पिल्स कहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पिल्स बोलेंगे। और इंग्लिश में इसका जो नाम हो जाएगा, इंग्लिश में इसको बोलेंगे ओरल कंट्रासेप्टिव। क्या बोल देंगे, ओरल कंट्रासेप्टिव बोलेंगे, ठीक है, ओरल कंट्रासेप्टिव बोलेंगे। सर ये तो 4 हुआ, 2 और इसके होते, तो 2 और हम लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा करता हूँ, और 2 और हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। चलो 2 और कौन कौन सा होगा सर, तो वो बता दो। चलो और लिखते हैं। चलो 2 और हो गया। 5वां अगर बात किया जाए, तो उसको कहते हैं हम लोग टीका कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको कहते हैं अंतरोप, अंतरोप कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इम्प्लांट कहते हैं,
इम्प्लांट कहते हैं। ठीक, अब आ जाऊं, और पांचवा छठा हो गया ना, चलो छठा जो हो गया, छठा जो हो गया उसको कहते हैं आपातकालीन, आपातकालीन विधि, आपातकालीन, आपातकालीन विधि, या फिर इसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं इमरजेंसी, क्या कहते हैं, इमरजेंसी मेथड, इमरजेंसी मेथड। ठीक है, इमरजेंसी मेथड में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है वो हम पांचों पढ़ने वाले हैं, है ना। और एक और आपको छूट रहा है क्या, चलो एक और छूट रहा है तो उसको भी लिख देते हैं, शल्य क्रिया विधि। सातवां हम लोग लिखते हैं, देखो यहाँ पे लिखते हैं सातवां, सातवां हम लोग लिखते हैं शल्य क्रिया विधि, शल्य क्रिया विधि लिखते हैं। तो ये 7 हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको सर्जिकल मेथड। ठीक है, चलो अब बारी बारी से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको डिस्कस करने वाले हैं, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है, हर टॉपिक से सवाल आना, हर एग्जाम में टॉपिक से सवाल आते हैं। ठीक है, आइए बारी से सबसे पहले लेते हैं प्राकृतिक विधि। चलो हेडिंग लगाते हैं प्राकृतिक विधि या नेचुरल मेथड। तो पहला हो गया प्राकृतिक विधि हो गया, या इसी का दूसरा नाम क्या था, परंपरागत विधि, परंपरागत विधि हो गया। ठीक है, इंग्लिश देखो लिख दिए हैं, नहीं लिख रहे हैं, आ जाओ सीधा शुरू करते हैं। सर ये क्या है, तो हम बोलेंगे इसमें, लिखेंगे इसमें प्राकृतिक, देखो प्राकृतिक है तो प्राकृतिक यानी कि इसमें हमें कुछ मानव के द्वारा बनाया जाने वाला बना हुआ कुछ इस्तेमाल ही नहीं करना है, इसमें सब कुछ प्राकृतिक होनी चाहिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसमें प्राकृतिक विधि से, ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोका जाता है। नहीं, हम बोलेंगे इस उपाय में क्या होगा। अच्छा ये तो जरूरी है ना सर, क्यों पढ़ रहे हैं भाई, हम ये पढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग पढ़े हैं निषेचन, ऑलरेडी हम लोग निषेचन पढ़े हैं ना। निषेचन में क्या बोला गया है कि नर युग्मक, सही, नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक, देखो नर युग्मक हो गया शुक्राणु और मादा युग्मक क्या हो गया, और मादा युग्मक आपका हो गया, क्या हो गया, अंडाणु हो गया। इसको किसी भी तरीके से मिलने देना नहीं है, इसको किसी भी तरीके से मिलने देना नहीं है, यानी कि निषेचन की क्रिया होने ही नहीं देना है। ठीक है, यानी कि हमें निषेचन की क्रिया होने देना है या नहीं होने देना है, तो निषेचन की क्रिया हमें होने नहीं देना है, अर्थात हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन नहीं होने देना है, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु को किसी भी हालत में मिलने देना नहीं है। यही रोकने वाली उपाय को हम गर्भ निरोध कहते हैं। ठीक है, आ जाओ, पहला तो प्राकृतिक पढ़ ही रहे थे, प्राकृतिक में थोड़ा और लिखते हैं। देखो ये जो है ना प्राकृतिक विधि, शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोका जाता है, देखो प्राकृतिक है। ठीक है, तो इसके जो होंगे साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं होंगे, तो हम लिखेंगे इसमें कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, इस विधि में कोई दुष्प्रभाव नहीं है, इस विधि में दुष्प्रभाव 0% है, नहीं, दुष्प्रभाव जो है क्या है, शून्य है। लेकिन जो इसका जो है असफलता रेट है, लेकिन इसका जो असफलता रेट है, असफलता की दर है, सबसे अधिक है भाई, इसमें हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, सबसे क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है भाई, कोई दुष्प्रभाव नहीं, क्योंकि कोई इस्तेमाल हम कर ही नहीं रहे हैं, ये अपने आप प्राकृतिक हो रहा है, तो इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं होंगे। लेकिन असफलता रेट जो है, ये चांस जो है वो 50% से भी कम है कि गर्भनिरोध हो ही जाए। ठीक है, आ जाइए, अब देखो इसके प्रकार होते हैं,
अब आ जाओ प्राकृतिक विधि के प्रकार की बात करें। देखो इसके 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार अगर आपसे लिखा जाए, 3 प्रकार अगर लिखा जाए, ठीक है, 3 प्रकार अगर लिखा जाए तो एक पहला हो जाता है, उसको कहते हैं आवधिक संयम। पहला हो गया आवधिक संयम, ठीक है, इसको कहते हैं पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, ठीक है, एब्सटिनेंस कहते हैं, एब्सटिनेंस, ठीक है। दूसरा जो हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा हम बोलेंगे लैक्टेशन एमिनोरिया, स्तनपान, स्तनपान अनावृत, स्तनपान अनावृत, लैक्टेशन एमिनोरिया, लैक्टेशन, लैक्टेशन एमिनोरिया, एमिनोरिया, ठीक है, लैक्टेशन एमिनोरिया। और थर्ड जो होता है, थर्ड हो जाएगा बाह्य रसस्खलन, बाह्य रसस्खलन, जिसको हम बोलेंगे बाह्य रसस्खलन, जिसको बोलेंगे, है ना, क्वाइटस, क्वाइटस इजेकुलेशन, क्वाइटस इंटरप्ट, है ना, क्वाइटस इंटरप्ट, क्वाइटस इंटरप्ट, क्वाइटस इंटरप्ट। ये 3 विधि होगी, आवधिक संयम, स्तनपान अनावृत और बाह्य रसकलन विधि। देखो यहीं पे हम लोग डिस्कस करते हैं, बोलते हैं, आप सुन लेना, बस वही आपको लिखना है, ठीक है, यहीं पे हम लोग डिस्कशन आपको कर देते हैं। चलो सुनो, आवधिक संयम या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या है, तो इसमें लिखोगे, इसमें लिखना है, थोड़ी सी बातें अगर लिखनी है तो देखो, आवधिक मतलब कोई समय है। आपको याद है मासिक धर्म बताया था, मासिक धर्म कितने दिन की थी, मादा में मासिक धर्म कितने दिन की थी, तो 28 दिन, है ना। तो हम लोग 28 या 29 दिन क्या मानते हैं, मासिक धर्म जो होता था, मासिक धर्म जो चक्र होता था, ठीक है, लगभग 1 से लेके 28 दिन तक, सही एवरेज बात कर रहे हैं। और इसी में आपको याद है जब 14वां दिन था, जब इसके मिड में 14वां दिन था, तो यहाँ पे होता था अंडोत्सर्ग, याद है आपको, अंडोत्सर्ग होता था, ओव्यूलेशन, यानी कि अंडा बाहर निकलता था, ओवम क्या होता था, बाहर निकलता था, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो हमें पढ़ना है कि आवधिक संयम में कोई भी दंपत्ति होगा, कोई भी दंपत्ति होगा, ठीक है, उसे चाहिए कि गर्भ निरोध अभी रोकना है, तो उसे कम से कम जो मासिक धर्म का 10वां से 17वां दिन होता है ना, लगभग 10 से 17 दिन या 21 दिन तक भी कह सकते हो, इस टाइम में 10 से 17 दिन के बीच में, ठीक है, उसे जो है मैथुन क्रिया नहीं करना है, मैथुन क्रिया में भाग नहीं लेना है, ठीक है, उस दंपत्ति को मैथुन क्रिया में क्या करना है, मैथुन क्रिया में भाग नहीं लेना है, भाग नहीं लेना है, यानी कि कुछ टाइम है, कुछ पीरियड है, यानी कि 10 से 17वां दिन, ठीक है, इस अवस्था में अपने आप को क्या करना है, संयम में रखना है, इसी को कहते हैं आवधिक संयम, ठीक है। अब देखो इस टाइम जो हो गया ना, निषेचन की चांस सबसे ज्यादा है, निषेचन होने की चांसेस जो है ना बहुत ज्यादा है, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु मिलने की चांस क्या है, ज्यादा है। तो इस जो एज है ना, इस टाइम जो है 10वां से लेकर 17वां दिन मासिक धर्म का, इसे हम इसको कहते हैं निषेच्य अवधि भी कहते हैं, यानी कि फर्टाइल पीरियड भी कहते हैं, निषेच्य, निषेच्य है ना, निषेच्य, देखो थोड़ा सही करना, निषेच्य अवधि कहते हैं 10 से 17वां दिन को, या फिर इंग्लिश में इसी को कहते हैं फर्टाइल पीरियड, क्या कहते हैं, फर्टाइल पीरियड कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर लिखना होगा तो लिख देना कि यह एक विधि है जिसमें दंपत्ति को 10 से 17वें दिन क्या करना है, मासिक धर्म के जो 10वें 17वें दिन है उस वक्त मैथुन क्रिया से बचना चाहिए या भाग नहीं लेना चाहिए, है ना, क्योंकि उस टाइम में शुक्राणु और अंडाणु मिलने की चांस अर्थात निषेचन की क्रिया की होने की संभावना क्या है, सबसे ज़्यादा होएगा, ठीक है, तो ये लिख देना। अब आ जाओ स्तनपान अनावर्त, लैक्टेशन एमिनोरिया, इसके बारे में डिस्कशन करें तो
बोला जाएगा कि कोई जो माँ है ना, कोई जो माँ है जो दूध पिला रही है ना, माँ अगर बच्चे को दूध पिला रही है, बच्चे को क्या पिला रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, तो उस वक्त मासिक धर्म नहीं आता है। तो मासिक धर्म क्या होता है, उस वक्त क्या होता है, मासिक धर्म या चक्र क्या होता है, रुका रहता है। रुका क्या होता है, रहता है। अच्छा, ये क्या है ना, क्या कह रहा है कि कोई माँ अपने बच्चे को अगर दूध पिला रही है तो उस वक्त मासिक धर्म रुका रहता है। ठीक है, ये थोड़ा सा कारण ये है कि प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है ना, जो दूध बनाने वाली हार्मोन है, वो मासिक धर्म होने से है ना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो लेयर स्तर है उसको कम रखता है। ठीक है, तो वो मासिक धर्म वाली क्रिया नहीं हो पाती है। अच्छा, ये अगर इफेक्टिव की बात करें तो ये लगभग सही से अगर माना जाए तो 6 मंथ हम सही से कह सकते हैं। ये इफेक्टिव कितना होगा, तो ये इफेक्टिव जो इसका प्रभाव जो है 6 मंथ तक ज़्यादा रहता है। ठीक है, ज़्यादा रहेगा 6 मंथ तक। आगे आ जाओ, अगला है बाह्य रसखलन क्वाइटस इंटरप्ट। इसमें क्या करना है, इसमें उपाय क्या होगा, इसमें अगर थोड़ा सा उपाय लिखा जाए तो देखो, इसमें बाह्य रसखलन में मैथुन क्रिया के वक्त, ठीक है, मैथुन क्रिया के वक्त क्या करना है, इस विधि में मैथुन क्रिया के वक्त, ठीक है, पुरुष जो है अपना लिंग को निकाल के और शुक्राणु को बाहर निकाल सकता है। ठीक है, इसी को हम बाह्य रसखलन यानी कि मैथुन क्रिया के वक्त स्पर्म को फीमेल के वेजाइना में नहीं छोड़कर वो बाहर उसे कर सकता है। इसी विधि को कहते हैं बाह्य रसखलन यानी कि क्वाइटस इंटरप्ट कहते हैं। ठीक है, ये सारी जो है ना वो प्राकृतिक विधियां हैं, इसके यानी कि इसकी जो सफलता का दर है वो काफ़ी कम है। ठीक है, ये आप लिख देना प्राकृतिक विधि के बारे में। अब हम लोग आते हैं सेकंड कौन सा था, याद है आपको, सेकंड देखो कौन सा था, सेकंड आपका था रोध विधि। तो आ जाओ रोध विधि को लेते हैं, यानी कि बैरियर मेथड को अब हेडिंग लगाते हैं। तो दूसरा जो हो गया रोध, ठीक है, यानी कि बैरियर मेथड, यानी कि बैरियर मेथड, रोध विधि या रोधक विधि भी कहते हैं। चलो आ जाओ, इसमें भी क्या करना है, पहले डिफिनेशन लिख लो। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी है ना, इस विधि में लिखेंगे, इस विधि में, ठीक है, कृत्रिम रूप से बनाए गए रोध के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए गए रोध के द्वारा शुक्राणु तथा अंडाणु को, भाई इसी को दोनों को मिलने नहीं देना है, शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें किसी भी हालत में शुक्राणु और अंडाणु को मिलने देना है कि नहीं देना है, शुक्राणु और अंडाणु को मिलने देना नहीं है। लेकिन उसमें तो प्राकृतिक था पहला वाला मेथड में, इसमें जो है हमें कृत्रिम रूप से बनाया हुआ रोध है, उसके द्वारा हमें रोका जाना है, किसको, शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से। ठीक है, आ जाओ सर, इसमें कौन कौन सा होता है रोध, तो रोध में सबसे पहला जो हो गया, ठीक है, अच्छा ये सबसे है ना, ये सबसे प्रसिद्ध वाला है, रोध वाला में है ना, रोध जो है इसको बोलेंगे सबसे प्रमुख विधि है। ठीक है, सबसे प्रमुख विधि में से एक है, प्रमुख विधि है,
प्रसिद्ध या प्रमुख या प्रसिद्ध बोलो, सबसे प्रसिद्ध विधि है। चलो इसमें अगर बोला जाए तो ये जो दोनों के लिए उपलब्ध होता है, ये महिलाओं पुरुष हम लिखेंगे, यह विधि पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, ये विधि क्या है, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए उपलब्ध है। चलो कौन कौन सी है, तो पहले आ जाओ नर में। ठीक है, या नर क्या दोनों की बात कर लें, अगर दोनों की बात कर लें तो हम लोग जानते हैं कॉन्डोम, इसमें जो फेमस है वो होता है कॉन्डोम। ठीक है, रोज में सबसे फेमस कौन सा हो गया, कॉन्डोम की बात करते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे अगर बोला जाए, ठीक है, अगर बोला जाए कि यह, ठीक है, यह रबड़ या लेटेक्स से बना होता है, रबड़ या लेटेक्स से बना होता है। ठीक है, अगर कॉन्डोम की बात करें तो ये बना किससे होगा, तो रबड़ या फिर किससे, लेटेक्स से बना होगा। दूसरा बताओ सर, ये मार्केट में जो है ना, ये बाजार में ये निरोध के नाम से है ना, किसके नाम से, निरोध के नाम से, निरोध, ठीक है, निरोध के नाम से क्या है, प्रचलित है। निरोध के नाम से क्या है, नाम से प्रचलित है। ठीक है, निरोध के नाम से क्या हो गया, प्रचलित हो गया। अब आ जाओ सर ये काम कैसे करता है। ठीक है, ये काम कैसे करता है और कहाँ इस्तेमाल इसको करते हैं, तो आगे थोड़ा लिखते हैं, इसके आगे लिखते हैं कि कॉन्डोम का इस्तेमाल पुरुष यानी कि नर, है ना, नर मैथुन क्रिया से, मैथुन यानी कि क्वाइटस, मैथुन क्रिया से पहले लिंग यानी कि लिंग वाला कौन सा भाग, पेनिस, है ना, लिंग वाला भाग बाह्य एक्सटर्नल कौन सा होता है, पेनिस, यानी कि पेनिस वाले भाग पर लगाया जाता है। सही, ये लगाया जाता है। अगर महिलाओं की बात करें तो लिखेंगे महिलाओं में इसका इस्तेमाल यानी कि कॉन्डोम का इस्तेमाल, ठीक है, गर्भाशयी ग्रीवा या वेजाइना यानी कि योनि मार्ग वाले भाग में लगाया जाता है, या में लगाया जाता है। ठीक है, ताकि क्या होगा, ताकि शुक्राणु और अंडाणु नहीं मिल सके, यही लिखेंगे, शुक्राणु तथा अंडाणु क्या होगा, अंडाणु नहीं मिल सके। सीधी सी बात है, इसी के लिए लगा रहे हैं। चलो आगे थोड़ी बात करें तो ये जो है ना प्रसिद्ध क्यों है, कह रहा है ये प्रसिद्ध क्यों है, तो इसके कुछ और स्पेशल लक्षण है भाई। इसको हम, है ना, इसको खुद लगा सकते हैं, ठीक है, मैथुन क्रिया से पहले खुद लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे लोगों की यानी कि नर और पुरुष की लोगों की गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी, है ना, गोपनीयता
यानी कि प्राइवेसी मेंटेन रहेगा, गोपनीयता क्या रहेगा, गोपनीयता बनी रहेगी, है ना। इसीलिए इसको प्रसिद्ध बनाया हुआ है, प्रसिद्ध फेमस में अभी चल रहा है। ठीक है, इतनी बातें हो गई इसके बारे में। देखो कुछ और महिलाओं के लिए कॉन्डोम वाले होते हैं, रोध होते हैं, बैरियर होते हैं, तो उसका नाम थोड़ा हम लिख देते हैं। आज थोड़ी नाम लिखते हैं महिलाओं के लिए, कुछ और महिलाओं के लिए स्पेशल है, तो कुछ कुछ नाम है। ठीक है, हम लिखेंगे महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए अन्य रोध, महिलाओं के लिख लें अन्य रोध, नहीं यानी कि अन्य बैरियर फॉर किसके लिए, फीमेल के लिए। तो कुछ कुछ होता है, कौन सा होता है, डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम होता है, ठीक है। और होता है गर्भाशय ग्रीवा टोपी, गर्भाशय ग्रीवा टोपी यानी कि सर्वाइकल कैप, नहीं यूटेराइन सर्वाइकल कैप। और कौन सा होता है, तो वॉल्ट होता है। और कौन सा होता है भाई, तो वॉल्ट होगा। ठीक है, ये सभी गर्भाशय वाली रीजन में सर्वाइकल कैप या गर्भाशय, इसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसे जो लगाया जाएगा, इसे लगाया जाता है, इसे गर्भाशय, ठीक है, ग्रीवा वाले भाग, गर्भाशय ग्रीवा वाले, गर्भाशय ग्रीवा या भेजाइना योनि वाले भाग में क्या किया जाएगा, भाग में लगाया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, ये बातें समझ में आई। चलो इसको और इफेक्टिव बनाया जा सकता है, इसे हम लिखेंगे, इसे और प्रभावी बनाने के लिए, और प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है, इसे और अगर प्रभावी बनाना है भाई, ज़्यादा इफेक्टिव हो, तो इस पे जो है ना बनाने के लिए, इस पर है ना, इस पर क्रीम, ठीक है, स्पर्मेसाइड क्रीम है ना, स्पर्मेसाइड शुक्राणु को मारने वाले, हम लिखेंगे इस पर शुक्राणु को मारने वाले क्रीम या जेली का, क्रीम या जेली का इस्तेमाल किया जाता है। सही ना। और अगर इफेक्टिव बनाना है तो हम लोग शुक्राणु को मारने वाले क्रीम या जेली, ठीक है, उसका इस्तेमाल उस पर लगा दिया जाएगा, फिर इस्तेमाल किया जाए, भाई ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। ठीक, चलो ये रहा आपकी किसकी, ये रहा सेकेंड नंबर, रोध और बैरियर की कहानी। अब हम लोग नेक्स्ट कहानी स्टार्ट करते हैं। थर्ड नंबर में हम लोग क्या पढ़े थे, थर्ड नंबर में हम लोग क्या पढ़े थे, याद है आपको। थर्ड नंबर में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है IUD। ठीक है, तो आ जाओ अंतःगर्भाशय युक्ति को हेडिंग लेते हैं। आ जाओ शुरू करते हैं। अंतःगर्भाशय युक्ति, अंतःगर्भाशय युक्ति, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं IUDS, है ना। इंग्लिश में कहेंगे इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है भाई, वैसा डिवाइस जो कि कहाँ लगाया जाएगा, गर्भाशय में लगाया जाता है। चलो लिखे डिफिनीशन, और डिफिनीशन लिखते हैं। ऐसा युक्ति लिखेंगे, ऐसा युक्ति लिखेंगे गर्भ निरोध का ऐसा युक्ति जिसे गर्भाशय के अंदर,
ठीक है, गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, इसे खुद नहीं लगा सकते भाई, इसको लगाने के लिए डॉक्टर या नर्स की सहायता लेनी पड़ती है। और ये रोध के बाद दूसरा फेमस गर्भ निरोधक उपाय है। ये बातें आओ लिख लेते हैं, लिखें हम लोग, और लिखते हैं, क्या लिखें, और चलो ठीक है, इसे भाई प्रशिक्षित, गांव वाले डॉक्टर नहीं है ना, इसे प्रशिक्षित डॉक्टर या फिर क्या, डॉक्टर या नर्स की सहायता से क्या किया जाएगा, सहायता से लगाया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, अब आ जाओ, थोड़ी एक और बात आपको जस्ट भी बोले थे ना, क्या बोले थे कि यह दूसरा प्रसिद्ध गर्भ निरोधक उपाय है। गर्भ निरोधक क्या है, गर्भ निरोधक उपाय है। उपाय भाई ये अच्छा प्रभावी होता है ना, प्रभावी, एक अच्छा प्रभावी होता है ना, इसके प्रभाव अधिक होते हैं, है ना, इसके प्रभाव क्या होते हैं, अधिक होते हैं, थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है, और क्या करेगा ये, चलो ठीक है, ये बातें यहाँ तक लिख लिए अंतःगर्भाशय युक्ति के बारे में। अब इसके भी प्रकार होते हैं, तो इसके प्रकार को हम डिस्कस करते हैं, और इसके प्रकार को डिस्कस करते हैं, वहीं पे हम लोग एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। अब आ जाओ, अगला लिखते हैं IUDS के उपाय, ये प्रकार लिखते हैं, IUDS के प्रकार लिखते हैं, टाइप्स ऑफ IUDS। देखो कौन कौन सा होता है, तो 3 टाइप के होते हैं। पहला अगर बात किया जाए तो नॉन मेडिकेटेड, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलेंगे औषधि रहित। ठीक है, दूसरा आ जाओ, दूसरा जो होता है, दूसरा आपका हो जाएगा तांबा मोचक। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, तांबा मोचक हो जाएगा, यानी कि हम इसको बोलते हैं कॉपर रिलीजिंग, ठीक है, रिलीजिंग, कॉपर मोचक। और थर्ड वन जो हो जाएगा, चलो थर्ड वन जो हो जाएगा, तीसरा नंबर कहते हैं हार्मोन मोचक। क्या बोलेंगे, हार्मोन मोचक बोलेंगे, यानी कि हार्मोन रिलीजिंग, क्या बोलेंगे, हार्मोन रिलीजिंग। ठीक है, 3 हो गए, कौन कौन सा, एक हो गया नॉन मेडिकेटेड, सही, औषधि रहित, जिसमें कोई प्रकार का दवाई नहीं होएगा। ठीक है, दूसरी की बात कर ले तो तांबा मोचक, यानी कि जिसमें कॉपर निकलेगा। ठीक है, और थर्ड की बात करें, थर्ड वन जो हो गया वो हो गया हार्मोन मोचक, यानी कि जिससे हार्मोन निकलेगा। ठीक है, आज कौन कौन सा एग्जाम्पल है और काम देख लेते हैं। तो इसमें जो हो गया, इसमें जो फेमस एग्जाम्पल है, तो लिखेंगे इसमें औषधि नहीं रहता है, इस विधि में या इस उपाय में, इस IUDS में कोई औषधि नहीं रहती, कोई औषधि, ठीक है, कोई औषधि या फिर मेडिसिन नहीं होती है। ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं होती है। एग्जाम्पल की बात कर ले तो हो गया लिप्स लूप, क्या हो गया, लिप्स लूप होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गया लिप्स हो गए, लूप हो गए, सही याद रहेगा, लिप्स लूप हो गया। ये भी देखो, ये भी दोनों को मिलने से रोकेगा। तीसरा आ जाओ, दूसरा विधि आ जाओ, दूसरा होता है तांबा मोचक। तो हम लिखेंगे, है ना, पहले इसके एग्जाम्पल तांबा मोचक,
लिखेंगे इस आयुडीएस में, इस आयुडीएस में, ठीक है, इस आयुडीएस में गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय के अंदर कॉपर 2+ आयन, कॉपर 2+ आयन, कॉपर 2+ आयन मोचित होता है, यानी कि निकलता है, मोचित यानी कि निकलता है, निकलता है, जो यानी कि कॉपर, जो बोले तो कॉपर, ठीक है, जो यानी कि कॉपर 2+ आयन, ठीक है, ये जो आयन, ठीक है, जो आयन शुक्राणु को, ठीक है, शुक्राणु को, जो भी गर्भाशय में भाई शुक्राणु जाएगा, उस शुक्राणु को भक्षण यानी कि फैगोसाइटोसिस, भक्षण तथा, भक्षण तथा, देखो शुक्राणु को तो मारेगा ही, तथा उसकी गति को यानी कि गतिशीलता को, गतिशीलता को कम कर देता है, गतिशीलता को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है, ये इसकी काम हुई। और थोड़ा ये क्या करता है, तो ये बातें याद रखना, शुक्राणु को भक्षण कर देगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉपर के बारे में बार बार आएगा, शुक्राणु को क्या करेगा, भक्षण करेगा, और शुक्राणु की जो मूवमेंट होती है ना, गतिशीलता मादा वाले पार्ट में है ना, गर्भाशय में, उसको भी क्या कर देगा, उसको भी कम कर देगा, उसको भी कम कर देगा, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आई बातें। अब आगे आ जाओ। अच्छा सर, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल लिखूं, तो एग्जाम्पल लिखता हूं, कलर एक ही हो गया, चलो कलर रेड से लिखता हूं, कॉपर T, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375, सही, 375, 375, सही। अब आ जाओ, अब आ जाओ, अंतिम कौन सा बचा है, अंतिम बचा है आपका, अंतिम कौन सा है, तो अंतिम हो गया हार्मोन मोचक। देखो लिखा हुआ है हार्मोन, तो पक्की बात है हार्मोन निकल रहा होगा, तो लिख देते हैं, लिखेंगे इस आयुडीएस, इस आयुडीएस में गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय के अंदर, ठीक है, अंदर हार्मोन, हार्मोन मोचित या निकलता है, तो लिखेंगे हार्मोन मोचित होता है, ठीक है, हार्मोन मोचित होता है, ये हार्मोन, ठीक है, ये हार्मोन, ये जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन गर्भधारण यानी कि गर्भधारण, गर्भधारण लिखेंगे, गर्भधारण होने नहीं देता है, या फिर लिखेंगे गर्भधारण के लिए प्रतिकूल परिस्थिति बनाता है, तो लिखेंगे गर्भधारण होने नहीं देता है, या लिखेंगे प्रतिकूल परिस्थिति बनाता है, नहीं होने देता है, तो आप लिख सकते हो प्रतिकूल परिस्थितियां बना देती जिससे गर्भ ठहरता ही नहीं है, ठीक है, भ्रूण वहां पे गर्भाशय की दीवार में इम्प्लांट नहीं हो पाता, आपको अंतरोपण पढ़ा चुके हैं तो वहां से आप समझ लोगे, ठीक है। सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल आपको लिख दूं, चलो आ जाओ एग्जाम्पल लिखते हैं, तो एग्जाम्पल इसका होता है प्रोजेस्ट्राट, कौन सा होता है, प्रोजेस्ट्राट, ठीक है, प्रोजेस्ट्राट होता है इसका एग्जाम्पल हो गया, ये इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये रहा आपका कौन सा, ये रहा आपका IUCDS, ठीक है। अब हम लोग आगे आप चलते हैं पार्ट नंबर 4, तो पार्ट नंबर 4 आपको याद है कौन सा था, तो फिर से देख लेता हूं, पार्ट नंबर 4 आपका कौन सा हो गया, देखो 1 2 3 तक पढ़ लिए, अब हमको आते हैं 4 नंबर, यानी कि मुंह के द्वारा खाए जाने वाली गोली, जिसको हम लोग मार्केट में पिल्स के नाम से प्रसिद्ध है, और लिखते हैं, चलो लिखूं, मुंह के द्वारा हेडिंग बनाते हैं, हेडिंग लिखते हैं, मुंह के द्वारा, नंबर 4, मुंह के द्वारा, मुंह के द्वारा
खाए जाने वाली, खाए है ना, खाने हो गया, खाए जाने वाली, खाए जाने वाली, खाए जाने वाली गोली, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव। क्या कहते हैं? ओरल कंट्रासेप्टिव कहते हैं। ठीक है, ओरल कंट्रासेप्टिव कहते हैं, और मार्केट में इसे पिल्स के नाम से मौजूद है। ठीक है, तो हम लिख दें पिल्स, या फिर इसी को कहते हैं पिल्स। ठीक है, आओ लिखते हैं इसके बारे में। लिखते हैं कि इसे पिल्स के नाम से भी, इसे पिल्स के नाम से, ठीक है, ये जो गोली होती है ना, दवाई जो होती है, पिल्स के नाम से प्रसिद्ध है। पिल्स के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, पिल्स के नाम से क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। हम लिखेंगे इसे मुंह के द्वारा, मुंह के द्वारा खाया जाता है, खाया जाता है। ठीक है, मुंह के द्वारा खाया जाता है। अब देखो ये दो टाइप की गोलियां होती है। ठीक है, दो तरह की गोलियां होंगी, और इस गोलियां में ज़्यादातर ये याद रखो कि इसमें हार्मोन रहेगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन का संयोजन होगा। तो हम लिख दूं, आ जाओ लिख देते हैं। इस गोली में या इस पिल्स में, इस गोली में प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का संयोजन, लेकिन ज़्यादा मात्रा या कम मात्रा? कम मात्रा में, याद रखना, ज़्यादा मात्रा कहीं आगे आएगा। ठीक है, संयोजन कम मात्रा में, कम मात्रा में होती है, कम मात्रा में होती है। ठीक है, अब ये दो प्रकार की गोलियां होती हैं, लिखेंगे। ठीक है, या फिर सीधा लिख दूं? चलो लिख देता हूं। दिन के आधार पर, दिन के आधार पर दो प्रकार की, दो प्रकार की गोली होती है, गोली होती है। एक जो होता है, यहीं पे डिस्कशन कर दूं? चलो यहीं पे डिस्कशन कर देता हूं। चलो, एक जो होता है वो होता है प्रतिदिन वाली, प्रतिदिन वाली। ठीक है, प्रतिदिन वाली, और दूसरा होता है साप्ताहिक गोली। दूसरा कौन सा होता है? साप्ताहिक गोली होती है, साप्ताहिक गोली होती है। ठीक है, अब देखो यहीं पे डिस्कशन करता हूँ, सुनना थोड़ा आराम से। देखो प्रतिदिन वाली गोली जो होती है, इसे जो है, ये जो गोली है, जब मासिक धर्म स्टार्ट होता है ना, उसी दिन से, उसी दिन से स्टार्ट होता है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, मासिक धर्म के शुरुआत दिनों से लेकर, शुरुआत दिनों से लेकर, दिनों से लेकर, सही, दिनों से लेकर 21 दिन तक, 21 दिन तक लगातार, है ना, बिना मिसिंग के लगातार खाई जाती है, खाई जाती है। सही, देखो सुन लो फिर से। प्रतिदिन वाली कौन सी होगी? तो मासिक धर्म जब शुरू होगा ना, 28 डे का मासिक धर्म होता है, शुरू होने के 1-2 दिन बाद से ही लगातार प्रत्येक दिन 21 दिन तक खाया जाता है ये गोलियां, है ना। और फिर लगभग 7 दिन तक छोड़ दिया जाए, फिर लगातार जैसे ही मासिक धर्म शुरू होगा फिर से 21 दिन तक खाया जाएगा। तो इसको कहते हैं प्रतिदिन खाए जाने वाली गोलियां। दूसरा देखो, अभी सबसे फेमस, अभी नया नया बना है गोलियां,
है ना, इसमें फेमस जो गोलियां हैं सप्ताह में एक बार खाना होता है। उस गोली को अभी फेमस आया है, सहेली नाम है। उस गोली का नाम क्या है? सहेली है। तो बोलेंगे इसमें इस पिल्स को एक सप्ताह में एक बार खाया जाता है। जो फेमस है अभी दवाई है ना, जो गोली है, पिल्स है, उसका नाम है सहेली। याद है, सहेली जो है एक गैर अस्टेरॉयडल है। तो लिख लेते हैं थोड़ी सहेली के बारे में। तो सहेली के बारे में गैर अस्टेरॉयडल है, गैर अस्टेरॉयडल क्या बोलेंगे, ऑरल कंट्रासेप्टिव है। और बोला जाए है ना, और बोला जाए तो सहेली के बारे में इसे लखनऊ यानी कि यूपी के CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको खोजा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका प्रभाव है ना, प्रभाव इफेक्टिव है, प्रभावी है, बहुत प्रभावी है ना, ये प्रभावी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मुंह के द्वारा यानी कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में भी ये सारी बातें पढ़ लिए। अच्छा, काम क्या होगा? तो काम भाई एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे दिया जा रहा है, तो ये गर्भधारण को होने नहीं देगा। तो ये बात नहीं लिखें, ये भी गर्भधारण को होने नहीं देगा, यानी कि गर्भाशय की लेयर को सही से, यहाँ पे थोड़ी बात लिख दूं, लिख देते हैं कि ये भी है ना, गर्भाशय में गर्भधारण होने या गर्भधारण होने नहीं देगा। या फिर बोले तो वातावरण जो है, गर्भाशय का वातावरण, गर्भाशय का वातावरण जो होगा प्रतिकूल होगा आरोपण के लिए। ठीक है, इतनी बातें आप लोग याद रखोगे, इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। अब आ जाओ, अब नेक्स्ट नंबर हो गया, ये हो गया आपका कितना, 4 हो गया ना। अब आते हैं नंबर कौन सा है, नंबर की बात करी, 4 हो गया, 2 हो गया, पहला नंबर कहाँ गया, पहला नंबर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, चलो ठीक। अब आ जाओ, 5वां नंबर हो गया टीका और अंतरोप। तो छोटा छोटा टॉपिक है, आओ जल्दी से खत्म कर लेते हैं। टीका या अंतरोप, अगला हेडिंग लिखते हैं टीका, टाइप ना, टीका या अंतरोप। अंतरोप कहते हैं या फिर इसको कहते हैं इम्प्लांट कहते हैं। लिखें थोड़ी सी जल्दी से, आओ लिख लेते हैं। लिखेंगे इस विधि में, ठीक है, फिर से वही हार्मोन वाला, कौन कौन सा था, प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन का संयोजन एक टीका या टीका के रूप में रहता है। संयोजन का संयोजन को टीका के रूप में या फिर त्वचा के नीचे, है ना, त्वचा जो होती है ना उसके नीचे, ठीक है, या त्वचा के नीचे लगाया, या टीका होगा तो लिखना लिया जाता है, लगाया या लिया जाता है। अच्छा, इसकी जो कार्य विधि है ना, तो इसकी कार्य विधि अगर लिखना होगा तो सेम लिख देना किसके जैसा, अगर इसकी कार्य विधि लिखोगे तो सेम किसके जैसा लिख देना भाई, तो इसके जैसा लिख देना 4 नंबर के जैसा। कार्य विधि हम लिख देते हैं 4 में क्या था आपका,
ठीक है, तो गोलियां वाली थी, 4 नंबर के जैसा लिखना है, 4 नंबर के जैसा होगा, 4 नंबर के जैसा होगा। ठीक है, ये टीका की बात रही, इम्प्लांट की बात रही। अब देखो, अब आ जाओ कौन सी, अब आ जाओ छठा नंबर। अब आ जाओ छठा नंबर, क्या है, आपातकालीन विधि। अब छठा आ जाओ, आपातकालीन विधि। चलो छठा आ जाओ, छठा लिखेंगे आपातकालीन विधि। छठा नंबर हो गया आपातकालीन विधि, या इसको कहते हैं इमरजेंसी मेथड। इमरजेंसी इंट्रासेप्टिव गर्भनिरोधक विधि। इमरजेंसी तो गर्भ निरोधक ऐड कर लेना, गर्भ निरोधक विधि, गर्भ निरोधक विधि, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेथड, कंट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेथड। देखो नाम ही लिखा हुआ इमरजेंसी, नाम लिखा हुआ है क्या, इमरजेंसी, यानी कि इसका इस्तेमाल इमरजेंसी के वक्त किया जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं इस विधि का इस्तेमाल, ठीक है, इस्तेमाल आपातकाल की स्थिति में की जाती है। सर आपातकाल स्थिति क्या है, की जाती है जैसे बलात्कार, ठीक है, या अनचाहा गर्भधारण, अनचाहा गर्भधारण में, ठीक है, बलात्कार या अनचाहा गर्भधारण में, इसमें क्या होता है, तो इसमें भी प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा, देखो एक तो कम था, अभी आपको पहले कम पढ़ाए थे, तो अधिक मात्रा होती है, एक पॉइंट ये लिख दें कि ये जो है, या विधि 72 यानी कि 72 घंटे तक ज़्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, इस तरह से आपका छठा नंबर भी आपको याद हो जानी चाहिए, इसके बारे में भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अब आगे आ जाओ, लास्ट वन आज के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, अब छठा लास्ट अंत में आ जाओ। अंत में आपको है ना, अंत में आपको लिखाया था शल्य क्रिया विधि, तो हम लोग लिखेंगे अंत में हो गया सर्जिकल मेथड यानी कि शल्य क्रिया विधि। तो सातवां हो गया, लिखेंगे शल्य क्रिया विधि लिखेंगे, या फिर लिखेंगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, या मेथड, सर्जिकल मेथड, ठीक है, सर्जिकल मेथड। चलो आओ थोड़ी इसके बारे में लिख दूं, चलो आ जाओ। इस विधि में लिखेंगे, इस विधि में, ठीक है, शल्य क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है गर्भ धारण को रोकने के लिए, गर्भ धारण को
गर्भधारण को रोकने के लिए, या फिर लिखते हैं, देखो गर्भधारण को रोकने, सही है, गर्भधारण को रोकने के लिए, ठीक है, लिए, और लिखेंगे आगे, लिखेंगे यह दो प्रकार से या दो प्रकार का होता है, लिखेंगे या दो प्रकार का होता है। पहला देखो यहीं पे लिख के आपको डिस्कशन कर दूंगा। यहाँ पे पहला लिखता हूँ, पहला हो गया आपका ट्यूबिकोटोमी, है ना, शुक्र वाहिका उच्छेदन, और दूसरा लिखेंगे फैलोपियन नलिका उच्छेदन, ठीक है। अब आ जाओ, पूरा नाम इंग्लिश में लिख दूं, इंग्लिश में ज़्यादा याद रखना है आपको। इसको कहते हैं ट्यूबिकोटॉमी, है ना, ट्यूबिकोटॉमी कहते हैं, और इसको कहते हैं ट्यूबिकोटॉमी हो गया। एक मिनट, इसको कहते हैं वैस्कोटॉमी, नहीं गलत लिखा रहा है, इसको कहते हैं वैस्कोटॉमी कहते हैं, और इसको कहते हैं ट्यूबिकोटॉमी, नहीं इसको कहते हैं ट्यूबेकोटॉमी कहते हैं। चलो अब सुनो क्या होता है, तो यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, समझ में आ जाएगा। आपको याद है हम लोग पा रहे थे नर जनन तंत्र की डायग्राम, ये पेनिस वाला पार्ट था, ठीक है, और यहाँ से जाता था भास डिफरेंस। पहले थोड़ी फिर से देखो बना दूँ, देखो समझ में आ जाएगा आपको। चलो याद है, इस तरह से हम लोग पा रहे थे, क्या पा रहे थे, इस तरह से था मूत्राशय था, ठीक है, इस तरह से मूत्राशय हम लोग पा रहे थे, यहाँ पे मूत्र मार्ग था, ठीक है, और यहाँ पे हो गया दो हो गया, क्या हो गया, टेस्टिस था, और टेस्टिस से नली निकलती थी, जिसको हम लोग बोलते थे क्या, हम लोग कहते थे उसको, क्या कहते थे, शुक्र वाहिका, यानी कि भास डिफरेंस, यानी कि भास डिफरेंस कहते थे, ठीक है, और भास डिफरेंस इधर से भी था, इधर से भी निकल के जा रहा था, ठीक है, याद है ना। अब क्या करना है, इस विधि में क्या करना है, आपको याद है यहाँ पे ही क्या बनता था, शुक्र नलिका में क्या बनता था, शुक्राणु का निर्माण होता था, यहीं पे शुक्राणु का क्या होता था, निर्माण होता था, और शुक्राणु का जाने का रास्ता ये था, ठीक है, शुक्रवाहिका। अब इस विधि में क्या किया जाएगा, ये जो शुक्राणु का जो मार्ग है इसको काट दिया जाएगा, यानी कि इसको, इस नली है ना, यानी कि ये जो शुक्रवाहिका है इसको काट दिया जाएगा, ठीक है, शुक्रवाहिका को काट कर बांध दिया जाएगा। इसमें हम लिखेंगे इस विधि में क्या होगा, तो यहाँ लिख दूं, इस विधि में, ठीक है, इस विधि में शुक्रवाहिका को काट कर बांध दिया जाता है, काट कर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु का मार्ग क्या हो जाएगा, बोलो, शुक्राणु का मार्ग बाधित हो जाएगा, ठीक है, शुक्राणु का मार्ग क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। ये बात लिख देंगे यहाँ पे, इसको कहते हैं शुक्रवाहिका उच्छेदन। ये दोबारा फिर वापस नहीं लौट सकता, बहुत कम चांस है, रेयर चांस है। चलो दूसरा आ जाओ, दूसरी अगर बात करें, दूसरा जो मेथड हो गया, दूसरा आ जाओ फैलोपियन नलिका उच्छेदन। तो आपको याद है, फिर से पारूं, ये देखो गर्भाशय वाला पार्ट आपको पार रहा हूं, इधर से भेजाना था, ठीक है, यहाँ पे याद होगा ये था फैलोपियन नली थी, और यहाँ पे एक मिनट, चलो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रहता था क्या, फिमरी, इधर भी पार लूँ, इधर भी हम लोग क्या कर रहे हैं,
पार रहे और यहाँ पे अंडाशय था, यहाँ पे क्या था, अंडाशय लगा हुआ था। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, इस मेथड में क्या होगा, तो इस मेथड में ये जो फैलोपियन नली है ना, ये जो फैलोपियन नली है, इसको काट के क्या कर दिया जाएगा, इसको काट के बांध दिया जाएगा। चलो डायग्राम पहले एक साइड कर लूँ तो लिखने में आसानी हो जाएगा। फिर से देखो, ठीक है, ये देखो अंडाशय हो गया। ठीक है, आपको याद है, आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि अंडाशय में ही किसका निर्माण होता था, अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब अंडाणु जाने का रास्ता इधर से था, गर्भाशय में जाना था, और निषेचन इस रीजन में फैलोपियन वाले ट्यूब के एम्पुला रीजन में होता था। ठीक है, अब हमको अंडाणु का ये रास्ता है ना, इस रास्ता जो फैलोपियन नली वाला है, इसको काट देना है। सही, इसको फिर काट के क्या करना है, ट्यूबेक्टोमी, यानी कि ट्यूब को काट देना है, एक्टोमी मतलब काट देना, काट के बांध दिया जाएगा। फिर क्या होगा, इस तरीके से अंडाणु इस रास्ते से नहीं जा सकता है। तो लिख देता हूं, इस विधि में फैलोपियन नली को काटकर बांध दिया जाता है। ठीक है, जिसके कारण ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण अंडाणु का मार्ग क्या हो जाएगा, अंडाणु जाने का मार्ग, या अंडाणु जाने का मार्ग क्या हो जाएगा, अंडाणु जाने का मार्ग, अंडाणु जाने का मार्ग क्या होगा, जाने का मार्ग जो हो जाएगा बाधित हो जाएगा। ठीक है, रुक जाएगा, बाधित हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो ये भी दोबारा वापस जुड़ जाए, इसकी संभावना बहुत क्या है, रेयर है। तो हम थोड़ी सी एक पॉइंट इसके बारे में लिख दूं, लिखेंगे, यह विधि पूर्ण प्रभावी है। यह विधि क्या है, पूर्ण प्रभावी है। ठीक है, प्रभावी है भाई, पूरा प्रभावी, सबसे ज्यादा प्रभावी पूछा जाएगा कौन सी कंट्रासेप्टिव मेथड जो है सबसे ज्यादा प्रभावी, तो हम आंसर बोलेंगे शल्यक्रिया विधि। ठीक है, अब आ जाओ, शल्यक्रिया विधि है। ठीक है, और आगे लिखेंगे, इसकी जो दोबारा होने की जो चांस है वो 0% है। ठीक है, आगे थोड़ी लिख लें कि इसके दुष्प्रभाव भी है ना, इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। थोड़ा बहुत छोटा मोटा लिख देता हूँ, जैसे कि मिचलना, जी मिचलना, सही, जी मिचलना यानी कि चक्कर आना, जी मिचलाना, नौशिया। ठीक है, दूसरा चक्कर आना, तीसरा अगर लिख दूं तो मासिक धर्म में दिक्कत आ सकता है। मासिक धर्म क्या हो सकता है, इरेगुलर यानी कि अनाव्रत हो सकता है, अनाव्रत हो सकता है, जो लगातार रिपीट होता है ना 28 डेज में, वो क्या हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है। चौथा हम लिख सकते हैं दुष्प्रभाव में ब्लीडिंग लिख सकते हैं ना, क्या हो सकता है, ब्लीडिंग यानी कि रक्त की मात्रा, रक्त भी बहाव हो सकता है, ब्लीडिंग भी रुक कर आ सकता है। ये सब रहा सर्जिकल मेथड की विधि। और चौथा जो है कैंसर जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं, कैंसर भी हो सकता है, इसकी चांसेस भी रहती हैं। इस तरह से हम लोग क्या किया, आज कंट्रासेप्टिव पूरी मेथड को हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग अगेन वीडियो में इसके जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे एमटीपी, एसटीडी, ये सब टॉपिक को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहें, मस्त रहें और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।